बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डाइजोनियम साल्ट। ये चैप्टर जो अल्काइल हैलाइड है इसका लास्ट टॉपिक है तकरीबन, और ये चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को अक्सर इस टॉपिक को समझने में कुछ कंफ्यूजन रहती है और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम साल्ट के बारे में क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को इसका आंसर करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि बुक के अंदर इसको कुछ डिटेल के साथ एक्सप्लेन नहीं किया गया। आज के लेक्चर में हम डाइजोनियम साल्ट की बात करेंगे, इसकी प्रिपरेशन, रिएक्शन और प्रिपरेशन विद मैकेनिज्म कि इसको कैसे बनाया जाता है, और फिर इसके बाद हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि ये जो डाइजोनियम साल्ट होता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और ये कौन कौन से रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। इनका हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शन परफॉर्म किए जाते हैं और कितनी किस्म के ये रिएक्शन मेनली या ब्रॉडली कितनी किस्म के रिएक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है डाइजोनियम साल्ट। तो सबसे पहले हम डाइजोनियम साल्ट की बात करते हैं कि आप अगर डाइजोनियम साल्ट बनाना चाहते हैं तो आप किस रिएक्शन से डाइजोनियम साल्ट को बना सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट के लिए आपने याद रखना है कि आपने अमाइन का रिएक्शन करवाना है RNH2। RNH2 अमाइन को आपने मिलाना है NaNO2 प्लस HCl के साथ। तो इससे आपके पास जो रिएक्शन बनेगा वो बनेगा RN2 के ऊपर प्लस आ जाएगा, यहां पर Cl, और यही वो साल्ट है जिसको हम डाइजोनियम साल्ट का नाम दे रहे हैं। ये डाइजोनियम साल्ट आ गया बेसिकली। इज इट क्लियर? तो हम ये बात कर रहे हैं कि यहां पर आपके पास बन जाएगा डाइजोनियम साल्ट, साथ में आपके पास यहां पर रिलीज हो जाएगी नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन गैस यहां पर क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और साथ में NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। ये तो प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट की हम बात करें कि इस तरह के रिएक्शन से आप डाइजोनियम साल्ट को बना सकते हैं। यहां पे आपने जो जिस बात का ये कैसे बनते हैं हम अभी डिटेल में इसके मैकेनिज्म की भी बात करते हैं कि यहां पर इसको किस तरह से बेसिकली बनाया जाता है। लेकिन यहां पर जो चीजें आपने नोट करनी है कि ये जो आपने ये जो साल्ट बनाया है डाइजोनियम साल्ट, यहां पर अगर आपने अल्काइल अमाइन लिया है, इज इट क्लियर? ये मैंने लिया है अल्काइल अमाइन। अल्काइल अमाइन लिया है, आपने ये याद रखना है कि ये फर्स्ट डिग्री होना चाहिए, यानी प्राइमरी अल्काइल अमाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइमरी अल्काइल अमाइन। अल्काइल अमाइन यहां पर प्राइमरी अल्काइल अमाइन होना चाहिए, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल अमाइन यूज नहीं करना। इज इट क्लियर? प्राइमरी अल्काइल अमाइन को आप यूज करेंगे और इससे आपके पास क्या बन जाएगा? डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा, जो कि अल्काइल डाइजोनियम साल्ट है। इज इट क्लियर? इसी तरह से आप अगर बेंजीन रिंग यूज करते हैं यानी एरोमेटिक कंपाउंड यूज करते हैं, जैसा कि यहां पर मैं इसका रिएक्शन लिख देता हूं R, यानी अल्काइल की जगह आप अगर एरोमेटिक कंपाउंड जैसा कि बेंजीन यूज करते हैं तो आप एराइल अमाइन अगर यूज करते हैं तो इसको भी सेम इसी तरह के रिएक्शन से NaNO2 से मिलाया जाएगा HCl की मौजूदगी में, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा, साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और साथ में NaCl बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो एराइल डाइजोनियम साल्ट आपके पास बन जाएगा। लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि चाहे अल्काइल डाइजोनियम साल्ट है या एराइल डाइजोनियम साल्ट है, दोनों होने कौन से चाहिए? प्राइमरी होने चाहिए, यानी फर्स्ट डिग्री अमाइन होने चाहिए। सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन आप यूज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? तो इन दोनों में से आपको ये क्लियर करता चलूं कि प्राइमरी अल्काइल अमाइन से जो आपने डाइजोनियम साल्ट बनाया है वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। इज इट क्लियर? वो स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा आगे यूज नहीं हो सकता और ये फौरन क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। जबकि सेकेंडरी अल्काइल अमाइन अगर एराइल डाइजोनियम साल्ट की बात करें तो वो अल्काइल डाइजोनियम साल्ट की निस्बत क्या है? ज्यादा स्टेबल है। यानी मैंने ये कहा कि एराइल डाइजोनियम साल्ट जो है, ठीक है, इज मोर स्टेबल देन अल्काइल डाइजोनियम साल्ट।
अल्काइल डाइजोनियम साल्ट से एराइल डाइजोनियम साल्ट, यानी यहां पर जो आपने बेंजीन ग्रुप लिया हुआ है तो ये वाला साल्ट क्या हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसी वजह से हम इसको ज्यादा यूज करते हैं डिफरेंट कंपाउंड की प्रिपरेशन के अंदर। अब यहां पर बात ये आ रही है कि यहां पर जो मैंने Cl माइनस लगाया है, यानी अगर डाइजोनियम साल्ट के फॉर्मूले को देखें तो यहां पर ये R जो है अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या यहां पर कोई एरोमेटिक कंपाउंड AR एराइल ग्रुप भी हो सकता है। लेकिन यहां पर ये जो Cl जो नेगेटिव मैंने लगाया है, या यहां पर कोई मैं X लगा देता हूं, लेट्स सपोज X लगा देता हूं, X नेगेटिव, ये X का मतलब सिर्फ हेलोजन नहीं होगा। इज इट क्लियर? यानी ये अगर आपके पास RNH2 या ARNH2 कोई भी हो सकता है, जैसा कि RNH2 है या AR बेंजीन रिंग हो सकता है, साथ में NH2 पॉजिटिव, साथ में ये जो X नेगेटिव में लगा रहा हूं, ये X कुछ भी हो सकता है। X क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल X हो सकता है HSO4 माइनस, इज इट क्लियर? इसके अलावा ये Cl माइनस भी हो सकता है। यानी कहने का मकसद ये है कि ये X जो नेगेटिव होता है डाइजोनियम साल्ट के अंदर, ये लाजमी नहीं है कि हेलोजन ही हो, ये कोई भी नेगेटिव पार्ट हो सकता है, नेगेटिव आइन हो सकता है। इज इट क्लियर? हमने ये कहा कि डाइजोनियम साल्ट की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी अमाइन को, चाहे वो अल्काइल अमाइन हो या एराइल अमाइन हो, उसको NaNO2 और HCl के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अल्काइल डाइजोनियम साल्ट। क्यों? रेजोनेंस की वजह से। इसके अंदर क्या हो रही है, एराइल वाले के अंदर क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है, और रेजोनेंस की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। इज इट क्लियर? तो हम चलते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ कि ये रिएक्शन किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। अब हम इस रिएक्शन का तरह मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। अगर आप कोई भी ले लें प्राइम, यानी अल्काइल डाइजोनियम साल्ट बनाने की कोशिश करेंगे या एराइल, तो दोनों सेम ही केस आएंगे। मैं अल्काइल डाइजोनियम साल्ट की बात कर लेता हूं कि RN2Cl, इसकी बात करते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म तो इसका बनाने का जो मैकेनिज्म है, हमने ये कहा था कि आप सबसे पहले क्या करें जी, NaNO2 को HCl के साथ रिएक्शन करवाएं। इज इट क्लियर? सोडियम नाइट्रेट को हमने क्या किया, HCl के साथ जब रिएक्शन करवाया तो यहां से अगर NaCl और ये इसके साथ मिल जाता है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, हमारे पास प्रोडक्ट बना NaCl प्लस HNO2। इज इट क्लियर? ये HNO2 जो नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रस एसिड जो है यहां से आगे रिएक्ट करेगा दूसरे HCl के साथ, यानी एसिड तो है, एसिड का H पॉजिटिव प्रोटॉन तो यहां पर मौजूद है, ये उसके साथ अब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जैसा कि मैं इसको ओपन करके अगर लिखूं तो N डबल बॉन्ड OH, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा HNO2 का। इज इट क्लियर? ये आपको समझाने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है। अब यहां से अगर आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किसी भी, जैसा कि HCl है या कोई भी H पॉजिटिव जो आ रहा है, लेट्स सपोज HCl से अगर H पॉजिटिव आ रहा है दूसरे HCl से, तो ये H क्या करेगा, इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहां पर आप देखें कि इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एम आई राइट? तो ये H पॉजिटिव है, ये लीविस बेस है, तो ये लीविस बेस क्या करेगी, ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगी। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव को देगी, तो क्या बन जाएगा, यहां पर देखें N डबल बॉन्ड O, यहां पर ऑक्सीजन के साथ इधर H, और ये वाला H जैसे ही यहां पर गया तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके यहां पर बॉन्ड बनाया। जैसे ही इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H को दिए तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? और जैसा कि आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये फौरन क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को छीन के अपने पॉजिटिव को कंपनसेट करेगा। यानी यहां से इससे आगे रिएक्शन ये होगा कि ये जो N डबल बॉन्ड O है, इधर ऑक्सीजन, इज इट क्लियर, ये वाला बॉन्ड इस तरफ से टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन आके क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके इसकी कमी को पूरा करेंगे, और यहां से ये वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा।
इज इट क्लियर? यानी ये बॉन्ड इस तरफ टूटेगा और ये जो H पॉजिटिव आपको H2O नजर आ रहा है, ये गुड लीविंग ग्रुप है, ये यहां से रिलीज हो जाएगा जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां पर इसके ऊपर आ जाएगा और ये आपके पास NO पॉजिटिव ग्रुप बन गया। इज इट क्लियर? NO पॉजिटिव ग्रुप बन गया है, जैसा कि मैंने N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव लिखा हुआ है, यानी NO पॉजिटिव ग्रुप बन गया। इस ग्रुप को आप बोलते हैं नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोसोनियम ही वो आयन होता है जो क्या करता है, प्राइमरी अमाइन के ऊपर फर्स्ट अटैक करता है। इज इट क्लियर? आपसे अगर कोई ये पूछा जाए कि जैसा कि आपने कहा था कि NaNO2 और HCl की मदद से आप इसको बना रहे हैं, तो एक्चुअली NaNO2 और HCl क्या बना रहे हैं मिलके? नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड HCl से मिलके क्या बना रहा है? ये बना रहा है नाइट्रोसोनियम आइन। और ये नाइट्रोसोनियम आइन आगे क्या करेगा? अटैक करेगा प्राइमरी अमाइन के ऊपर। इज इट क्लियर? चलें यहां से आगे इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये नाइट्रोसोनियम आइन जो हमने बनाया था, ये नाइट्रोसोनियम आइन अब रेडी है। अब ये नाइट्रोसोनियम आइन क्या करेगा? अटैक करेगा किसके ऊपर? प्राइमरी अमाइन के ऊपर। अब हम बात करते हैं, अगर ये प्राइमरी अमाइन की बात की जाए या डाइजोनियम साल्ट की बात की जाए, तो डाइजोनियम साल्ट अब हम बनाएंगे लेकिन प्राइमरी अमाइन से बनाएंगे, तो RNH2 था। क्या था? RNH2। यानी मैं इसको ऐसे लिख देता हूं RNH2 प्राइमरी अमाइन। इस नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। प्राइमरी अमाइन में जो नाइट्रोजन होता है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और आपने जो नाइट्रोसोनियम आइन हमने बनाया इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज इस लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा, यानी जो प्राइमरी अमाइन है इसका नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा? नाइट्रोसोनियम आइन को देगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर एक रिएक्शन होगा जिसके नतीजे में ये जो नाइट्रोजन है प्राइमरी अमाइन का जो नाइट्रोजन है इसका बॉन्ड बनेगा किसके साथ? नाइट्रोसोनियम आइन के नाइट्रोजन के साथ। इज इट क्लियर? जैसे ही ये बॉन्ड इसके साथ बना तो इसने लोन पेयर ऑफ जो अमाइन का नाइट्रोजन है इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दिए? नाइट्रोसोनियम आइन को। उसका पॉजिटिव खत्म हुआ लेकिन पॉजिटिव इसके ऊपर अपीयर हो गया। इज इट क्लियर? तो पॉजिटिव किसके ऊपर अपीयर हो गया? देखिए इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो पॉजिटिव इसके ऊपर अपीयर हो गया। इज इट क्लियर? अब ये अपने पॉजिटिव को पॉजिटिव का मतलब ये कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दिए। अब अपने इलेक्ट्रॉन को वापस खींचने के लिए ये किसी एक हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉनों को वापस लेगा। अगर ये किसी भी एक हाइड्रोजन से, लेट्स सपोज इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को वापस लेता है तो ये हाइड्रोजन यहां से H पॉजिटिव की फॉर्म में क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। मैं इसको यहां पर नीचे लिख देता हूं, यानी RNO, ऐसे डबल बॉन्ड O था और यहां पर ये क्या है? H है। जैसे ही इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को वापस लिया तो ये हाइड्रोजन क्या हुआ? पॉजिटिव की फॉर्म में यहां से क्या हो गया? रिलीज हो गया। यहां से ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिलीज हो गया? H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहां से ये किस फॉर्म में रिलीज हो गया? H पॉजिटिव की फॉर्म में। यानी ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। साथ में क्या रिलीज हुआ जी? H पॉजिटिव रिलीज हो गया। ये -H पॉजिटिव, यानी H पॉजिटिव यहां से निकल गया है। अब अगर ये H पॉजिटिव यहां से रिलीज हो गया है, ये रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर आपके पास बना है, तो यहां पर अगर गौर करें तो ये एक टॉटोमरिज्म शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? अगर इसको आप X मान लें, इसको X मान लें, इसको Y मान लें और इसको Z मान लें, तो अगर Z जो है पॉलीवैलेंट एटम है, Y और Z के दरमियान डबल बॉन्ड हो और X के साथ कोई भी H पॉजिटिव हो, तो टॉटोमरिज्म क्या है कि X वाला H Z को मिल जाता है और Y और Z का बॉन्ड इधर आ जाता है। यानी ये जब टॉटोमरिज्म शो करेगा तो कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, RN डबल बॉन्ड N O और ये वाला H किसको मिल जाएगा? इसको मिल जाएगा। यानी क्या किया? ये नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन था यहां से ये टॉटोमरिज्म के जरिए इस ऑक्सीजन को मिल गया और इनके दरमियान का बॉन्ड इधर आ गया। अब जिन बच्चों को टॉटोमरिज्म क्लियर नहीं है तो उनके लिए मैंने ये कंडीशन लिखी है कि अगर कोई भी ये कंडीशन फॉलो करेगा, जैसे X
बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, जेड पॉलीवैलेंट एटम होना चाहिए और एक्स कोई भी ऐसा एटम होना चाहिए जिसके साथ हाइड्रोजन हो। इज इट क्लियर? जैसा कि ये क्या हो जाएगा, एक्स, ये डबल बॉन्ड एक्स और y के दरमियान आ जाए, किधर आ जाए, x और y के दरमियान आ जाए, और x का ये हाइड्रोजन किधर चला जाए, z के साथ चला जाए, तो ये जो दो आपस में आइसोमर बने इनको क्या बोलते हैं, टाटोमरिज्म। क्या बोलते हैं, टाटोमरिज्म। तो इस वजह से यहां पर ये टाटोमर्स के बाद ये वाला स्ट्रक्चर बन गए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब यहां पर क्या होगा कि HCl जो है वो इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा, यानी एसिड तो मौजूद है। अब एसिड क्या करेगा, जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करवाएगा H+, ठीक है, और Cl-, यानी H पॉजिटिव और Cl, इसका जो H पॉजिटिव है जैसे ही यहां पर आएगा ऑक्सीजन के पास, जिसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां से लेने के लिए जब इधर आएगा तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ आके बॉन्ड बना लेगा, और वाटर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है और यहां से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। पहले क्या होगा, यहां पे जरा गौर से देखें, इधर से नीचे मैं यहां पर लिखता हूं कि ये जो हाइड्रोजन है जब इस ऑक्सीजन के पास आएगा तो ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड NH, ये वाला H जब इधर आया तो ऑक्सीजन ने इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके इसको खत्म किया, और यहां पर पॉजिटिव क्या हो गया, यानी इसके पॉजिटिव को खत्म किया तो पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। पॉजिटिव कहां पे आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। इसने फौरन क्या किया, इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया और इस पॉजिटिव को खत्म कर दिया, यानी पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा किधर, नाइट्रोजन के ऊपर। पॉजिटिव किधर शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर। इज इट क्लियर? तो आपके पास जो फाइनल अब स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चर ये आ गया, RN डबल बॉन्ड N+, और ये वाटर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, वाटर यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इज इट क्लियर? और ये Cl जो माइनस है, साथ में वाटर क्या हो गया, रिमूव हो गया, वाटर क्या हो गया, यहां से रिमूव हो गया। यहां तक बात समझ आई? जरा गौर से देखिए कि हमने ये कहा कि यहां पे इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को मिल गया और उनका डबल बॉन्ड इधर मिल गया, इसको टाटोमरिज्म कहते हैं। अब टाटोमरिज्म के बाद ये आपके पास जो फाइनल स्ट्रक्चर बना, यहां पर HCl से H पॉजिटिव ने अटैक किया OH के ऊपर, और वाटर जैसे ही लोन पेयर इसने दिया H को, ठीक है, तो पॉजिटिव किस पे आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन वापस लिए और पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर, और वाटर यहां से लीव हो गया और ये आपके पास एक आयन बन गया। इज इट क्लियर? जैसे ये आयन बना तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस नाइट्रोजन के ऊपर है, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्लियर, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। इज इट क्लियर? यहां से मैं मिटा दूं इसको हम यहां से मिटा देते हैं और इसको मैं यहां पे लिख देता हूं कि अब जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट आया वो ये था, डबल बॉन्ड इसके ऊपर पॉजिटिव था, यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये जैसे ही इधर ट्रांसफर होगा तो आपके पास बन जाएगा RN ट्रिपल बॉन्ड N, और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। अब ये डाइजोनियम आयन बन गया, डाइजोनियम आयन बन गया, और ये जो Cl- था HCl का, अगर ये Cl- नेगेटिव इसको यहां पर आके ज्वाइन कर दे, यहां पर आके क्या कर दे, ज्वाइन कर दे, यानी डाइजोनियम साल्ट जो बना है, डाइजोनियम जो आयन बना है, इसको अगर ये आके ज्वाइन कर दे Cl-, इज इट क्लियर? ये सारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, Cl- इसको अगर क्या कर दे, ज्वाइन कर दे, तो ये आपके पास जो साल्ट बना है ये कौन सा साल्ट बन जाएगा, डाइजोनियम साल्ट। तो ये रहा है इसका मैकेनिज्म। होपफुली आपको उम्मीद के साथ कि ये मैकेनिज्म इसका आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि फर्स्ट जो अटैकर होता है प्राइमरी अमाइन के ऊपर, वो क्या होता है, नाइट्रोसोनियम आयन होता है। नाइट्रोसोनियम क्या होता है, आयन होता है। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जिन बच्चों ने मैकेनिज्म पहले से नहीं किया हुआ था वो एक दो बार इस लेक्चर को, इस मैकेनिज्म को रिवाइज करके देखें तो होपफुली आपको ये समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम साल्ट। तो जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि अगर अल्काइल डाइजोनियम साल्ट है, अल्काइल डाइजोनियम साल्ट है, डाइजोनियम साल्ट है, तो
वो स्टेबल नहीं होता। अल्काइल डाइजोनियम साल्ट इज नॉट स्टेबल, इसी वजह से इसके यूज भी कम है। लेकिन अगर बात करें आप एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट की, एराइल डाइजोनियम साल्ट की, अगर डाइजोनियम साल्ट की बात करें तो अगर एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट है तो इज समहाउ स्टेबल, कुछ हद तक ये स्टेबल है। यानी अगर इसकी बात आप कर रहे हैं तो ये कोल्ड वाटर के अंदर कोई भी डाइजोनियम साल्ट है, डाइजोनियम साल्ट रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। अगर ये एराइल डाइजोनियम साल्ट भी है तो इट इज स्टेबल इन कोल्ड वाटर। लेकिन अगर पानी गर्म पानी है, हॉट वाटर है, तो आप कहेंगे इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म फिनोल। तो क्या बना देगा? फिनोल बना देगा। क्या बना देगा? फिनोल बना देगा। जैसा कि यहां पर हम कहते हैं कि अगर ये एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट है N2Cl पॉजिटिव, अगर इसको वाटर के साथ मिलाएं आप H और OH, अगर वाटर हॉट वाटर है, क्या है? हॉट वाटर है, तो ये क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? मैं यहां पर इसको नीचे लिख देता हूं, क्या बन जाएगा जी? यहां पर आपके पास HCl बन जाएगा, N2 रिलीज हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये रिलीज हो जाएगा और ये OH आके यहां पर लग जाएगा तो ये फिनोल बना देगा। यानी हॉट वाटर के अंदर ये स्टेबल नहीं है, ये कोल्ड वाटर के अंदर स्टेबल है। अगर इनका टेम्परेचर देखा जाए कि डाइजोनियम साल्ट का किस टेम्परेचर तक, ये एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट की बात कर रहा हूं, तो ये भी 0 से लेकर राउंड अबाउट 5 डिग्री तक स्टेबल होता है। 0 से लेकर 5 डिग्री टेम्परेचर तक ये क्या होता है? स्टेबल होता है। अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। ये क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। इज इट क्लियर? ये कुछ थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी अगर अपीयरेंस की बात की जाए तो ये कलरलेस होता है, कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में रूम टेम्परेचर। अगर इसकी बात की जाए जब इसकी अपीयरेंस होगी, अगर ये स्टेबल फॉर्म में होगा तो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में आपको ये मिलेगा। रूम टेम्परेचर के ऊपर ये डिकम्पोज हो जाता है क्योंकि 25 डिग्री और आपको पता है 0 से 5 डिग्री तक ये स्टेबल रह सकता है। अगर टेम्परेचर उससे बढ़ गया तो ये फिर स्टेबल नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? अब हमने इसकी प्रिपरेशन, उसका मैकेनिज्म, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लिया। अब हम मूव करते हैं यहां से आगे कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, कि वो कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो डाइजोनियम साल्ट आपको देता है, या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम साल्ट क्या है। तो इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि अलॉट ऑफ रिएक्शन, ये क्योंकि ये एक तो इतना स्टेबल नहीं है, आसानी से डिकम्पोज होकर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे देता है। ये इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बेसिकली अगर बात की जाए तो हम इसके रिएक्शंस को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। द रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम साल्ट, रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम साल्ट्स। डाइजोनियम साल्ट के रिएक्शन को आप, यानी आपके एक्सरसाइज के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम साल्ट क्या है, तो आप कहेंगे जी प्राइमरी अमाइन से बनने वाला जो प्राइमरी यानी अल्काइल डाइजोनियम साल्ट होता है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, वो फौरन डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन अगर आप एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट की बात करें तो वो 0 से 5 डिग्री तक स्टेबल होता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम उससे बहुत सारे प्रोडक्ट को आसानी से बना सकते हैं जो हम इसके रिएक्शन से देखते हैं। तो ब्रॉडली इसके रिएक्शंस को मैं 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकता हूं। नंबर 1, एक वो रिएक्शंस होंगे जिसके अंदर N2 क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी डाइजोनियम साल्ट के अंदर जो N2 ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। और दूसरे वो रिएक्शन होंगे N2 क्या करेगा? रिटेन रहेगा, सस्टेन रहेगा, बरकरार रहेगा इन अ कंपाउंड। N2 रिमूव नहीं होगा। तो इस बेस के ऊपर हम इनके रिएक्शन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वो कौन से रिएक्शन हैं जिनमें N2 ग्रुप क्या रहेगा?
सिस्टेन रहेगा। इज इट क्लियर? अब याद रखना कि जिसमें N2 ग्रुप सिस्टेन रहेगा इनको डायएजोटाइजेशन या कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। कपलिंग रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं और इसी को डायएजोटाइजेशन भी कहते हैं। डायएजोटाइजेशन भी कहते हैं, याद रहेगा। यानी जिस रिएक्शंस के अंदर N2 ग्रुप रिमूव नहीं होगा, अभी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं एक दो एग्जांपल्स के साथ, और उस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? डायएजोटाइजेशन भी कह सकते हैं या कपलिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं। और याद रखें ये वो रिएक्शन जिससे क्या बनते हैं? डायज बनते हैं। क्या बनते हैं? डायज बनते हैं। इज इट ग्रुप? एसो ग्रुप वाले जो डाई बनते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं कि डायएजोटाइजेशन के रिएक्शन से बनते हैं। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे वो रिएक्शन जिनमें N2 ग्रुप क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायएजोटाइजेशन या कपलिंग रिएक्शंस क्या होते हैं। कपलिंग रिएक्शंस में हमने जैसा कि कहा कि N2 ग्रुप क्या रहेगा? रिटेन रहेगा। तो इसकी सबसे पहली एग्जांपल में देता हूं फिनोल डाई। फिनोल डाई बनाते हैं जी, फिनोल डाई। इसका कलर, क्योंकि कलर इसका क्या होता है जी? ऑरेंज कलर होगा। कलर क्या होगा? ऑरेंज कलर होगा। ऑरेंज कलर होगा। इसी वजह से इसको फिनोल ऑरेंज का नाम भी दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? फिनोल, फिनोल ऑरेंज, फिनोल ऑरेंज डाई का नाम भी दिया जाता है। इज इट क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि फिनोल का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि ये आ गया फिनोल, और इसके साथ अगर फिनोल के साथ हम क्या करते हैं, अगर ये डायजोनियम साल्ट को मिलाते हैं तो डायजोनियम साल्ट को अगर मैं इस तरह से उल्टा करके इसको मैं लिख देता हूं, इस तरह से लिख देता हूं, उसकी वजह यह है कि हम इसके जो रिएक्शन है यूं इसके साथ यहां पर Cl नेगेटिव। इज इट क्लियर? अब यहां पे हम ये कह रहे हैं कि अगर इसका जो रिएक्शन कर रहे हैं तो ये फिनोल के अपोजिट यहां पर हर जगह हाइड्रोजन है। मैं सिर्फ इसको जाहिर कर रहा हूं क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और इसका जो नेगेटिव आएगा वो इस कार्बन के ऊपर आएगा, पैरा वाले कार्बन के ऊपर आएगा। इज इट क्लियर? मैं रेजोनेंस करवा के नहीं दिखा रहा। आपको पता है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के जरिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, उनका नेगेटिव चार्ज कहां पर आ रहा है? ऑर्थो ये पैरा पोजीशन पे। तो ये पैरा पोजीशन के ऊपर कार्बन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन HCl के साथ निकल जाता है तो HCl बनता है, और ये नेगेटिव कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहां पर? अगर इसके रिएक्शन को मैं यहां पे लिखने की कोशिश करूं ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए, तो हम ये कहते हैं कि यहां पर फिनोल का OH इधर आ गया, यहां से इसका HCl के साथ निकल गया, और इस कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। और यहां पर क्या हो गया? कपलिंग रिएक्शन हुआ, कपल बना। क्या बना? कपलिंग रिएक्शन हुआ, और ये कपल जो है ये बना किसके दरमियान बना जी? ये जो डायजोनियम साल्ट के नाइट्रोजन और फिनोल के कार्बन के दरमियान कपलिंग हुई है। किसके दरमियान कपलिंग हुई है? CN के दरमियान कपलिंग हुई है। इन रिएक्शंस को कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। और ये आपको जैसा कि नजर आ रहा होगा कि यहां पर क्या हो रही है? भरपूर रेजोनेंस हो रही है। यानी यहां पर रेजोनेट अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड से कनेक्टेड ये स्ट्रक्चर है, और यहां पर क्या हो रही है? रेजोनेंस हो रही है, और इस रेजोनेंस की वजह से इसको बहुत ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलती है, और रेजोनेंस इलेक्ट्रॉनों की वजह से इसका कलर क्या आता है? ऑरेंज कलर आ रहा है। इज इट क्लियर? इसका कलर क्या आ रहा है? ऑरेंज कलर आ रहा है। यानी यहां पर इसका कलर क्या होगा? ऑरेंज। तो इस वजह से इसको हम फिनोल ऑरेंज कहते हैं। यहां पर आप गौर से देख सकते हैं, फिनोल लिया, इसके पैरा पोजीशन से पॉजिटिव हाइड्रोजन को इसके क्लोरीन के साथ निकाला, और नेगेटिव कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बना दिया। इसको कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? अब यहां पर हम जाते हैं अपने सेकंड डाई की तरफ, जिसको बोलते हैं एनालिन येलो डाई। क्या बोलेंगे? एनालिन येलो डाई। एनालिन, क्योंकि इसका कलर येलो होता है तो इसको एनालिन येलो डाई भी आप बोल सकते हैं। ये कपलिंग रिएक्शन की मैं दूसरी और लास्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि यहां पर एनालिन की अगर बात करें तो यहां पर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, जिसको मैं सर्कल से फॉर्म में जाहिर कर रहा हूं। ये NH2 है। इज इट क्लियर?
और यहां पर अगर इसके साथ में डाइजोनियम साल्ट को मिला रहा हूं तो डाइजोनियम साल्ट के अंदर यहां पर N2Cl है, ठीक है। यहां से क्या होगा, इसका H पॉजिटिव इसके Cl नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये कार्बन और नाइट्रोजन क्या कर देंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये बनेगा कि ये हमारे पास जो एनालिन थी यहां से इसका ये कार्बन जुड़ा हुआ है कि इसके साथ नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये नाइट्रोजन आगे बेंजीन रिंग के साथ जैसे जहां पे जुड़ा हुआ था वहीं पे जुड़ा हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये वाला जो आपको ग्रुप नजर आ रहा है ये एनालिन की वजह से इसका येलो कलर आ रहा है, और यानी एनालिन जब आप इसके साथ मिलाते हैं तो ये एक डाई बनता है येलो कलर का, इसको एनालिन येलो। लेकिन आप जरा गौर करें कि इन सारे ग्रुप, इन दोनों जो रिएक्शन मैंने किए हैं यहां पर N2 ग्रुप रिमूव नहीं हुआ, N2 ग्रुप अभी कंपाउंड में मौजूद है। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें N और ये C क्या कर रहे हैं, कपल कर रहे हैं, कपलिंग रिएक्शंस हो रही है। इज इट क्लियर? तो कपलिंग रिएक्शन हो रही है लेकिन N2 रिटेनिंग ग्रुप है, N2 यहां से रिमूव नहीं हो रहा। अब हम दूसरे रिएक्शंस की तरफ जाएंगे। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल है जिनमें बहुत सारे डाइज बनते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ये दो मैंने, इसके अलावा बीटा नेफ्थोल है और डिफरेंट डाइज हैं, वो भी सेम इसी तरह के मैकेनिज्म से बनते हैं। अब हम उन रिएक्शन को स्टडी करते हैं जिन रिएक्शन में N2 ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। N2 ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं एनालिन अल्काइल अमाइन, जो सॉरी अल्काइल अमाइन था, उसको हमने जब इसके साथ मिला के नाइट्रस एसिड के साथ मिला के हमने क्या किया, ये डाइजोनियम साल्ट एक प्रिपेयर कर लिया N2Cl। इज इट क्लियर? अब इस डाइजोनियम साल्ट को अगर नंबर 1 में रिएक्शन जो लिख रहा हूं, रिएक्शन किसके साथ है, विद वाटर, विद वाटर के साथ रिएक्शन लिख रहा हूं। वाटर क्या होगा, हार्ड वाटर होगा, यानी उसका टेम्परेचर जो होगा H2O वाटर होगा, उसका टेम्परेचर जो होगा 5 डिग्री से ऊपर ऊपर ही होगा, ठीक है। अब यहां पर इसका रिएक्शन क्या होगा, वाटर क्या होता है, H और OH, वाटर के HCl को जब लेके निकलेगा तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। जैसे ही H, वाटर का H जो है, वाटर का जो H है वो Cl को लेके जाएगा तो HCl बन जाएगा, और N2 बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये फौरन यहां से लीव कर जाएगा, और ये OH नेगेटिव जो है जाके यहां पे लग गया, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या है, फिनोल। जरा याद करें, अभी मैंने आपसे कहा था कि हॉट वाटर के साथ ये क्या बना देगा, फिनोल बना देगा। तो ये रिएक्शन था हॉट वाटर के साथ फिनोल बनाने का। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 रिएक्शंस होते हैं जिनको हम सैंडमेयर रिएक्शंस या गेटरमैन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि वो रिएक्शंस क्या कहते हैं। अगर ये आपके पास N2Cl एक डाइजोनियम साल्ट है, N2Cl एक डाइजोनियम साल्ट है, अगर आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, पहले आपको मैं बताता हूं सैंडमेयर रिएक्शंस, यानी सैंडमेयर रिएक्शंस क्या हैं। ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या सियानोबेंजीन वगैरह आप इस रिएक्शन से बना सकते हैं, कि जैसा कि इस हमने देखा कि डाइजोनियम साल्ट को आप मिला दें किसके साथ जी, Cu2Cl2, इज इट क्लियर, प्लस HCl की मौजूदगी में। यहां पर नीचे CuCl और HCl, ये CuCl भी हो सकता है। तो आप इसकी मौजूदगी में जब इसको मिलाएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। इज इट क्लियर? अब इसी तरह से, इसी को मैं अब दोबारा नहीं लिखता, अगर इसका रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हैं, Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, और यहां पर अगर आप HBr और CuBr भी हो सकते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। साथ में क्या होगा, नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इन सारे रिएक्शन में नाइट्रोजन ग्रुप जो होता है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। इज इट क्लियर? इसी तरह से अगर यहां पर अगर आप इसकी जगह क्या यूज कर रहे हैं, आप HCN, CuCN अगर यूज कर रहे हैं और साथ में आप यूज कर रहे हैं HCN, तो आपके पास यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा,
सियानोबेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सियानोबेंजीन बन जाएगी। और इसी तरह से साथ में N2 ग्रुप क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। जरा गौर करें, ये जितने भी रिएक्शंस हैं इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है जिनको आप बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? सेंड मेयर रिएक्शन। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि सेंड मेयर रिएक्शन में आपको कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इसी तरह से सियानोबेंजीन। लेकिन आयोडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन इस तरह से नहीं बनेगी। आयोडोबेंजीन भी बनाना मैं आपको सिखाता हूं कि आयोडोबेंजीन आप किस तरह से बना सकते हैं। इज इट क्लियर? अब यहां से ये सेंड मेयर रिएक्शन आ गए कि इनकी मौजूदगी में ये क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इज इट क्लियर? अगर यहां से आपसे कोई कहता है कि गेटरमैन रिएक्शंस क्या होते हैं, यानी इसी तरह से इसकी इंपॉर्टेंस है, ये देखें, ये इसकी इंपॉर्टेंस में आपने क्या बनाया? क्लोरोबेंजीन बनाया, सियानोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, आपने फिनोल बनाया और इंतहाई आसान तरीके से आपने बनाया। इसी तरह से सेंड मेयर रिएक्शंस और गेटरमैन रिएक्शन में प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि गेटरमैन और सेंड मेयर रिएक्शन में क्या है, तो गेटरमैन रिएक्शन में भी आपको यही प्रोडक्ट मिलेंगे। गेटरमैन रिएक्शन में भी आपको यही प्रोडक्ट बनेंगे, जैसा कि हमने पहले दो कहा था। ये आपके पास क्या है जी? डायजोनियम साल्ट है, और आप इसको क्या कर रहे हैं? HCl से मिला रहे हैं, किसकी? कॉपर पाउडर की मौजूदगी में। Cu पाउडर फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो? पाउडर फॉर्म में हो। तो आपके पास क्या बन जाएगा? सेम क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसी तरह से आप कॉपर पाउडर की मौजूदगी में अगर HBr से मिला रहे हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये दोनों आपके पास एक ही तरह के प्रोडक्ट देंगे। लेकिन रिमेंबर इट केयरफुली कि इसकी यील्ड कम होगी, जबकि सेंड मेयर जो प्रोडक्ट की यील्ड होगी वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा इफेक्टिव है। वो ज्यादा क्या है? इफेक्टिव है। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं कि अगर आपने आयोडोबेंजीन बनानी है तो क्या आप इस तरह से बना सकते हैं? आपने अगर आयोडोबेंजीन बनानी है तो क्या आप इस तरह से बना सकते हैं? तो नहीं, आपको आयोडो या फ्लोरोबेंजीन सेंड मेयर रिएक्शन वगैरह से हासिल नहीं होती। तो आपने अगर वो बनानी है तो आप KI पोटेशियम आयोडाइड वगैरह के साथ इसका रिएक्शन करवा देंगे। इज इट क्लियर? ये अपने पास सबने नोट कर लेने और इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान है। तो अब क्या होगा? यहां पर KCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? KCl बन जाएगा। N2 जैसे कि आपको मैंने बताया बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये नाइट्रोजन की फॉर्म में क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। और आपके पास बाकी क्या बचेगा? ये बेंजीन और I आके यहां पर अटैच हो जाएगा। तो आयोडोबेंजीन आपके पास बन गई। इज इट क्लियर? होपफुली मैंने कोशिश की है कि ज्यादा लेक्चर को ज्यादा डिटेल में भी नहीं किया, लेकिन जो जरूरी चीजें थी जो आपके पेपर में आ सकती हैं या जिनके बारे में आप किसी ईटा वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो चीजें मैंने इनको क्लियर करने की कोशिश की है। जैसा कि फर्स्ट जो अटैकर होता है जो प्राइमरी अमाइन के ऊपर अटैक करते हैं डायजोनियम साल्ट की फॉर्मेशन में, तो वो क्या होता है? नाइट्रोसोनियम अमाइन होता है। फिर इसी तरह से कि जब नाइट्रोजन ग्रुप रिलीज नहीं होगा तो उन रिएक्शंस को क्या नाम दिया जाता है? उनको कपलिंग रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। उसमें डाई बनते हैं, डायजोटाइजेशन के प्रोसेस से बनते हैं, क्योंकि कपलिंग हो रही है C और N के दरमियान। इज इट क्लियर? तो फिर उसके अलावा जो N2 रिलीजिंग ग्रुप है उसके बारे में हमने कहा कि किस तरह से रिएक्शन करते हैं। उनमें रिएक्शन के दो इंपॉर्टेंट नाम की बात हमने की, सेंड मेयर रिएक्शन क्या होता है और गेटरमैन रिएक्शंस क्या होते हैं। फिर इसके अलावा हमने ये कहा कि डायजोनियम साल्ट में से अगर अल्काइल डायजोनियम साल्ट है तो वो स्टेबल नहीं है, एराइल डायजोनियम या एरोमेटिक डायजोनियम साल्ट स्टेबल होता है। फिर किस टेम्परेचर तक स्टेबल है? 0 से 5 डिग्री तक स्टेबल है। अगर हॉट वाटर से मिलेगा तो फिनोल बन जाएगा। होपफुली ये जितनी बातें की हैं आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। आप इनको अच्छे से रिवाइज करें और आपको अगर इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बाद में उसको क्लियर कर सकते हैं। जिन बच्चों को लेक्चर अगर एक बार समझ नहीं आता वो उसको 2 बार 3 बार देखें तो आपको ये लेक्चर जरूर समझ आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये सब कुछ आपसे शेयर करना, तो काइंडली आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।